नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो विशेष होने वाला है, खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, आपका एग्जामिनेशन का स्कीम क्या रहेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक चाणक्य का कोट, जिसके चाणक्य ने कहा है कि विद्यार्थियों को आलस से दूर रहना चाहिए, ये लक्ष्य से दूर कर देता है। तो आलस को दूर करो, जरूर इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आलस का दूर इसी समय से करो, ये नहीं कि ये वीडियो थोड़ी देर बाद में देखूंगा, डिटेल एनालिसिस आया है आराम से देखूंगा, वो आराम कभी नहीं आने वाला है। तो अभी से आलस छोड़ो और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस परीक्षा की कंप्लीट योजना, क्या स्कीम रहती है, किस तरीके से आरपीएससी इस परीक्षा को करवाती है, क्या क्या इसके अंदर पूछा जाता है, क्या क्या इसके चरण हैं, पुराने सालों में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, हर सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये क्लैरिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद में इस भाग में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सिलेबस को देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट भाग के अंदर पॉलिटी इकोनॉमिक्स, और फिर अगले भाग के अंदर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका करंट अफेयर्स और रीजनिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपकी 3 भागों में आएगा। पहले भाग में सिर्फ आज हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे, वो भी कम्प्लीटली हिंदी में। आपको पता है कि आपके पेपर 2 का सिलेबस इंग्लिश में अपलोडेड है, आरपीएससी के द्वारा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, लेकिन सिलेबस इंग्लिश में ही है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा हिंदी के अंदर सिलेबस मिल जाएगा। जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, आपकी परीक्षा की जो योजना आरपीएससी ने बताई है, इसके अंदर सबसे पहला चरण है कि एक रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। इस रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर 200 नंबर का पहला पेपर होता है, 200 नंबर का दूसरा पेपर होता है। जो पहला पेपर है वो सामान्य हिंदी है, इसका हिंदी में सिलेबस अवेलेबल है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा पेपर है वो जीके का और जनरल साइंस का है। इसमें बहुत सारे करीब 6 से 7 सब्जेक्ट दिए हुए हैं आसानी से, और उन सब्जेक्ट्स के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 घंटे का पेपर है, और अब आपको पता ही नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, तो वो आज हम देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, क्या क्या छोड़ा जा सकता है, किस किस को सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण ध्यान देना है। तो ये भी 2 घंटे का है। नेगेटिव मार्किंग आपकी सब्जेक्ट में रहती है, 1/3 नंबर नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद में जो आपका क्या है एलिजिबिलिटी, इसके बाद में जो अगला चरण है वो फिजिकल है। फिजिकल के लिए चयन होने के लिए क्या होना जरूरी है, एक तो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 36 नंबर आने चाहिए, तो हिंदी में भी आपके 36 नंबर आए, और आपके जो पेपर 2 है जीके और जनरल साइंस का, उसके अंदर भी 36 नंबर आए। और फिर दोनों का जो टोटल 200 नंबर का जो 200 नंबर का जो है, ये 36 सवाल में बोल रहा था, 72 नंबर कर देना इसको। हाँ, मतलब ये कैलकुलेशन इतनी आप कर सकते हो, मुझे लगता है कि आप ऐसा की तैयारी कर रहे हो तो इतना कैलकुलेशन आपको आता होगा। ठीक है, तो अब जो 40% है, इसका मतलब दोनों का मिला के, यानी 72 + 72 कर लो, टोटल 200 में से कितने नंबर लाना, तो मिनिमम अनिवार्य है 144। 72 सवाल आपके सही होने चाहिए और 144 नंबर आपके आने चाहिए, तब तो जाके आप क्वालिफाई होने के लिए एलिजिबल होगे। अब इस एलिजिबिलिटी के बाद में भी 144 नंबर होने से काम नहीं चल जाएगा। काम तब चलेगा जब आप उन टॉप 20x में हो। मान लो कि आपकी भर्ती आई है 1000 लोगों की, तो आपका 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, यानी 20,000 लोगों को। ठीक है, तो ये भर्ती के ऊपर निर्धारित रहेगा कि कितने की भर्ती आती है, और उसके 20 गुना लोगों को बुलाया जाता है। रिलैक्सेशन सिर्फ आपका एसटी/एससी कम्युनिटी के लिए है, एसटी/एससी छात्रों के लिए है। फीमेल ओबीसी किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। एसआई के अंदर 5 नंबर का रिलैक्सेशन है, 5 नंबर यहाँ पे भी कम आएंगे तो चलेंगे, 5 नंबर यहाँ पे भी कम आएंगे तो चलेंगे, और कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा चरण होता है आपका फिजिकल। फिजिकल 100 नंबर का है, जिसमें 50 नंबर मिनिमम आने जरूरी है अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाने हैं। इंटरव्यू के लिए जाना है तो 100 में से 50 नंबर नहीं आए, आप नॉट एलिजिबल हो। तो फिजिकल की तैयारी आप करना चालू कर दो, इंटरव्यू में अगर क्वालिफाई होना है तो अभी से। 3x लोगों को लेते हैं, तो आपका जो ऊपर 400 नंबर का पेपर प्लस आपका 100 नंबर यहाँ पे है, 500 नंबर को टोटल जोड़ के जो आपका हो रहा है, उसका अब देखेंगे कि मतलब जो टॉप 3x है, जैसे कि आपने 1000 सोचा था भर्ती, तो 3000 लोग, जो 3000 टॉप है इन सब मार्क्स के अंदर, तो उनको लिया जाएगा। अब देखो कितना आसान है फिजिकल के अंदर नंबर लाना। मैं मेल कैंडिडेट का बताता हूँ अगर, तो आपका 14 सेकेंड, अगर मैं आप 100 मीटर दौड़ जाते हो तो 40 नंबर है।
15 सेकंड में दौड़ जाते हो तो 25 नंबर है। तो आपको पहले से पता है कि अगर 14 सेकंड दौड़ लूँगा तो 40 नंबर आ जाएंगे, 50 नंबर तो मेरी कट ऑफ है। ठीक है। अब लॉन्ग जंप के अंदर अगर मैं 15 फीट से ज़्यादा दौड़ देता हूँ तो 30 नंबर है, अगर मैं 14 फीट से ज़्यादा कूद जाता हूँ तो फिर मेरे 20 नंबर है। तो ये भी आपको बहुत क्लियर है, पहले से ही प्रैक्टिस करना चालू कर लो। चिनिंग अप कर रहे हो, कितने राउंड काट सकते हो, 7, 6, 3 नंबर फिक्स है। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होती है। सिमिलरली फीमेल के लिए भी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। सबको अपने अपना ये डिटेल्स देख लेनी है और इसकी प्रिपरेशन करने लग जाना है, क्योंकि ये 100 नंबर आपको पहले से पता है कि पूरे पूरे 100 नंबर लाने के लिए मुझे क्या करना है। मुझे 14 सेकंड दौड़ना है, 14 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है, मेरे को 15 फीट से ज़्यादा लॉन्ग जंप करनी है और मेरे को 7 चिनअप के सेशन लगाने हैं। ठीक है। वीडियो देख लेना चिनअप के सेशन कैसे लगाने होते हैं, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, और आपको इसकी तैयारी में भी लग जाना है क्योंकि 100 नंबर एकदम बढ़िया ताजे पड़े हैं आपके। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के अंदर आपका 50 नंबर का इंटरव्यू है, 36% चाहिए होता है, 18 नंबर आने जरूरी है। ये 157 यहाँ पे गलत लिख दिया है कि टोटल जो आपके मार्क्स हैं, जो रिटर्न एग्जामिनेशन में पहला 200 नंबर का पेपर, दूसरा भी 200 नंबर का पेपर, फिर 100 नंबर का पेपर आपका फिजिकल का, और फिर 50 नंबर का पेपर आपका इसका इंटरव्यू का, टोटल कितना हुआ 550 नंबर। अब 550 नंबर का आप 45% निकालोगे ना, तो वो आपको आसानी से आपको आपकी कट ऑफ बता देगी। आपको मतलब लगभग लेके चलना है कि 250 नंबर से ऊपर ज़रूरत है आपको। लेकिन ये 250 नंबर की कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे आगे निकलना है। मे द बेस्ट वुमेन और मैन विन, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है। ये 157 यहाँ पे कैलकुलेशन गलत लिख दी थी। तो अपन को क्या ट्राई करना है कि जहाँ पे आपके आसान नंबर है, ठीक है, जैसे आपका फिजिकल है, फिजिकल के अंदर आपको पहले से पता है कि आपको किस तरीके से नंबर लाना है, तो उसकी प्रिपरेशन आप अभी से कर सकते हो। ठीक है। उसमें आपका कोई दो राय नहीं है। ठीक है। एकदम परफेक्टली आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो यहाँ पे ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू में अगर आपने एनसीसी के अंदर कोई सर्टिफिकेट है तो लेके जाना है। ठीक है। उसके स्पेशल मार्क हैं, कोई भी एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्टिफिकेट है, वो भी ले जाना। वैसे तो लिखा है एनसीसी का ही है, स्पोर्ट्स कोई भी सर्टिफिकेट है लेके जाना। क्या पता आपका इंटरव्यूअर कोई, आप फुटबॉल के खिलाड़ी हो, आगे वाला भी कभी फुटबॉल खेल चुका हो और आपका बेड़ा पार हो जाए, तो सर्टिफिकेट लेके चले जाना। ठीक है। एनसीसी तो फॉर्म में ही पूछ लेगा आपसे, और बाकी सर्टिफिकेट भी साथ में ले जाना, पूछे तो बता देना, वरना कुछ नहीं। ये 250 नंबर, टू बी एग्जैक्ट 247.5 नंबर तो मिनिमम चाहिए होते हैं 550 में से, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। उससे कम हुआ तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, चाहे मेरिट में 1000 सीटें भरी नहीं रही हो। ठीक है। तो ये आपको पक्का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कि जो पेपर 2, पेपर 1 का आज हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पेपर 2 जो आपका जनरल साइंस, जीके और जनरल साइंस का जो पेपर है, इसके अंदर आपका क्या क्या पूछा जाता है। अब तक हमारे पास एक तो 2021 के अंदर इन्होंने 3 पेपर कराए थे, एक 13 सितंबर को कराया था, एक 14 सितंबर को कराया था, और एक 15 सितंबर को कराया था, और एक आपकी 2016 वाली भर्ती है। तब इसमें देखो कि मतलब है ना, पेपर जो 100 नंबर के क्वेश्चन है, जो पेपर 2 है, उसमें कहाँ से क्या पूछ रहे हैं। आपका हिस्ट्री कंसिस्टेंट है कि 15 सवाल हर साल आते हैं, 15 सवाल यानी 30 नंबर हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद में आपका भूगोल 15 सवाल, 14 सवाल, 15 सवाल, 15 सवाल हर साल, ये भी 30 नंबर का पूछा जा रहा है। राजनीति आपका 16 सवाल, 15 सवाल, 17 सवाल, 16 सवाल, करीब करीब 16 सवाल और 32 नंबर के सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ा ऊपर नीचे है, कभी 14 पूछ लिया, कभी 16 पूछ लिया, कभी 18 पूछ लिया, कभी 16 पूछ लिया, इसको भी 15 का एवरेज लो, 30 नंबर इसमें भी आते हैं। जो आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ इसमें है ना, इस एग्जाम का स्पेशलिटी ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्होंने पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी, जो आपकी जैव विविधता है, वो भी इसी के अंदर डाल दी है। तो इन दोनों को मिला के 15-15 और 14-14, तो देख लो करीब करीब 15 नंबर के सवाल इसके अंदर से भी आते हैं, 30 नंबर। तो आपको पता है कि इसका वेटेज कितना है। करंट अफेयर्स आपका लगभग 15 नंबर का हर साल पूछा जा रहा है, और जो आपकी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है वो हर साल 10 नंबर की पूछी जाती है। तो ये आपका 100 नंबर का टोटल डिटेल एनालिसिस हो गया। अब इस तरह से तो कुछ पता ही नहीं चला सर की, मतलब है ना, इतिहास के अंदर, भूगोल के अंदर, सबके अंदर 15-15 सवाल ही आ रहे हैं, तो मैं पढ़ूँ क्या। तो इसकी क्लैरिटी आपको अब मिलेगी जब हम ये देखेंगे कि भाई इतिहास के सवाल कहाँ से आ रहे हैं। ये आपको क्लैरिटी मिलेगी जब आप इस शीट को देखोगे कि भाई राजस्थान का जो इतिहास है, कला है, साहित्य है, परंपरा है, उसमें 12 नंबर के सवाल पूछे इन्होंने 13 सितंबर वाले पेपर में।
9 नंबर के सवाल इनके 14 सितंबर वाले पेपर में आए थे, और 12 नंबर के सवाल इनके 15 सितंबर वाले। 2011 में भी इन्होंने 11 सवाल यहाँ से पूछे थे। तो कम से कम 10 से 11 सवाल तो हर साल राजस्थान हिस्ट्री के ही पूछे जा रहे हैं। अब राजस्थान हिस्ट्री में कहाँ कहाँ क्या क्या पूछा जा रहा है, हम राजस्थान हिस्ट्री की जब क्लास चालू करेंगे तो आपको ये भी डिटेल में बताया जाएगा कि मतलब राजवंशों में से क्या पूछा जाता है, कला में से क्या पूछा जाता है, विरासत में से क्या पूछा जाता है, परंपरा में से क्या पूछा जाता है, और क्या क्या पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक चीज़ आपको और डिटेल बताऊंगा उस समय जब हम क्लास करेंगे तब, कि 13 तारीख वाले पेपर को अगर आप पढ़ोगे ना तो एग्जैक्टली वही सवाल तो नहीं आएंगे, लेकिन टॉपिक उसी टॉपिक का सवाल 14 तारीख को पूछ लेंगे, उसी टॉपिक का सवाल बाद में 15 तारीख को पूछ लेंगे। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे सवाल हो गए कि आपका मिनिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लिया कि कितने मिनिस्टर्स होते हैं, कितना परसेंटेज होता है। दूसरी बार पूछ लिया कि राजस्थान में कितने मिनिस्टर्स होंगे, तो 15% का कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो उल्टा सीधा करके भी ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये एक देखा है मैंने कुछ कुछ सवालों में हर सब्जेक्ट के अंदर कि टॉपिक अगर सेलेक्ट हो गया इसके अंदर जो पूछा है पहले वाले दिन, तो दूसरे वाले दिन भी वो उस टॉपिक से ही कुछ घुमा के दूसरा पूछ लेगा, तीसरे दिन भी उस टॉपिक से घुमा के कुछ और पूछ लेगा। ये आपका प्राचीन इतिहास काल, ये पता नहीं कोचिंग क्यों इसको बहुत रट्टा लगवाती रहती है। देखो 2021 में 0 सवाल, एक सवाल नहीं पूछा 3 पेपर में। एक ये 2016 के अंदर 21 सवाल आया था, बस एक सवाल पूछा था। मध्यकाल के अंदर 13 तारीख वाले पेपर में कुछ नहीं पूछा, भारत का इतिहास मध्यकाल के अंदर। फिर 2021 के अंदर 3 सवाल पूछे, और जब हम मध्यकाल पढ़ाऊंगा ना मैं 2 क्लासों के अंदर मध्यकाल खत्म कर लेंगे हम। और मध्यकाल में है ना 3 सवाल पूछे हैं, तीनों सवाल इतने आसान है कि मतलब वो किताबें चाटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2021 का 15 सितंबर वाला सिलेबस में से कुछ नहीं आया, 2016 में एक सवाल पूछा, तो लगभग 1-2 सवाल इसके भी पूछे जाते हैं। मतलब मान लो, वैसे मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं पूछा जाता इन दोनों में से, पर तो भी तो इसके ऊपर बैठ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमें राजस्थान इतिहास के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। 15 सवाल आते हैं, 15 में से 12 तो वहीं से पूछ रहा है। ठीक है, 10-11 पूछ रहा है कभी कभी, तो 10 मान के चलो, 10 सवाल तो वहाँ से आ रहे हैं। बाकी के 5 सवाल के ढूंढने के लिए बैठूंगा मैं इतना सारा पढ़ने के लिए, है ना। तो मेन फोकस मेरा कहाँ रहना चाहिए कि मैं अपना माथा फोड़ूंगा राजस्थान इतिहास पे, मैं अपना माथा नहीं फोड़ूंगा प्राचीन काल पे और मध्यकाल पे। अब हम आगे बढ़ेंगे, भारत का इतिहास आधुनिक काल का। अब आधुनिक काल के अंदर से सवाल आपके आते हैं, आधुनिक काल के अंदर से 3 सवाल कंसिस्टेंटली पूछे जाते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। और आधुनिक काल के अंदर भी सटीक सटीक सवाल पूछते हैं, ऐसा कोई डिटेल नहीं पूछता, आपको पर्सनालिटी रिलेटेड सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में पूछ लिया एक पेपर में, एक पेपर में बोस के बारे में पूछ लिया। ठीक है, फिर आपका कुछ पार्टीज के बारे में पूछ लिया। फिर आपका अगर समाज सुधारक है, समाज सुधारक में इन्होंने राजा राम मोहन रॉय से कभी आगे बढ़े ही नहीं है ये। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय पूछ लेते हैं। तो इतना जो हम पढ़ेंगे ना, तो मतलब वो टॉपिक पे जितना बिंदु दे रखा है सिलेबस के अंदर, अभी हम सिलेबस भी देखेंगे, उस सिलेबस का जितना बिंदु है ना उतना ही कवर करेंगे। उससे आगे हमें जाके हमारा विशेष समय खराब नहीं करना है। क्या अब ये सिलेबस क्या है भाई हिस्ट्री का, क्या पूछते हैं, जैसे अब इन्होंने आरपीएससी ने, ये आरपीएससी का स्क्रीनशॉट है, हाँ एज इट इज़ मैंने उठा लिया कि भाई इन्होंने क्या पूछा। ये मैंने अपना हिंदी ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि अब आरपीएससी को इतना ही बुद्धि होनी चाहिए कि भाई बच्चों के लिए हिंदी में पाठ्यक्रम छापे। राजस्थान के अंदर अधिकतर बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, हिंदी माध्यम से परीक्षा देते हैं, पर हिंदी माध्यम का सिलेबस ही अपलोड नहीं किया। तो हम आज ये देखेंगे, 10 बिंदु दे रखे हैं इन्होंने राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के, जिसमें साहित्य, परंपरा, विरासत भी पूछी जाती है। पहला बिंदु है आपका प्रमुख पड़ाव। अब प्रमुख पड़ाव का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। प्रमुख पड़ाव क्या होते हैं भाई राजस्थान इतिहास के, कब कब क्या हुआ, तराइन का युद्ध हुआ, आपका खानवा का युद्ध हुआ, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, ये आपके मुख्य पड़ाव थे राजस्थान के हिस्ट्री के, कि इनके बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो ये मुख्य पड़ाव है आपके। आपके मुख्य राजवंश कौन से हैं, आपको राठौड़ों को पढ़ना है, आपको चौहानों को पढ़ना है, आपको पवारों को पढ़ना है, आपको गुइलों को पढ़ना है। ये सब हम प्रत्येक राजवंश को कवर करेंगे। अब राजवंश के अंदर सिर्फ राजवंश राजा का नाम पकड़ लिया और बढ़ गए आगे, नहीं, थोड़ी प्रशासनिक व्यवस्था और राज व्यवस्था भी पढ़नी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है, पर थोड़ा सा कोई सांस्कृतिक और सोशल मुद्दा अगर कोई रहा हो, सती प्रथा का कोई मुद्दा रहा हो, अगर कोई बाल विवाह का मुद्दा रहा हो जिस पे किसी राजा ने कुछ किया हो, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। दूसरा बिंदु जो है आपका स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें आपका प्रजामंडल, आपका जितने भी आंदोलन हुए हैं 1857 और उसके बाद का जितनी भी राजनीतिक जागृति हुई है, और जो एकता के लिए जो हुआ है पूरा संघर्ष की, मतलब पहले तो अंग्रेज यही कहते थे ना, भारत तो एक देश ही नहीं है, भारत तो सिर्फ एक ज्योग्राफी है, एक भौगोलिक टुकड़ा है, भारत देश नहीं है। वो एकता कैसे आई, हम भारत एक देश कैसे बने, वो एकता के अंदर है। तो वो भी हम देखेंगे। वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या है, वास्तुकला के अंदर इन्होंने 2 टॉपिक दे रखे हैं आपको, किले और स्मारक। तो कौन से इंपॉर्टेंट किले हैं, उनकी क्या विशेषता है, और कौन से स्मारक हैं, उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। कला,
हम आर्ट्स देखेंगे जिसके अंदर पेंटिंग और हस्तशिल्प सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। पेंटिंग और पेंटिंग यानी चित्रकला और हस्तशिल्प यानी आपका हैंडीक्राफ्ट, इनको पढ़ेंगे। फिर राजस्थान की प्रमुख रचनाएं कौन है, कौन से ऐसे लेखक रहे हैं जिनकी रचनाएं बहुत प्रचलित है, उनको हम देखेंगे। प्रमुख रचनाओं को देखना है, हर आधे टेढ़े व्यक्ति को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट लोगों को पढ़ोगे आपका काम बन जाएगा इस एग्जाम में। स्थानीय बोलियां क्या है। फिर हम मेलों, त्योहारों, लोक संगीत, लोक नृत्य को पढ़ेंगे। इनसे भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। इन सब टॉपिक में से एक दो सवाल आ सकते हैं। आपके 10 सवाल पूछे जाते हैं, 10 टॉपिक है तो इसी तरीके से पूछा जाता है। इसमें मतलब कुछ नहीं छोड़ना है, सब पढ़ लेना है, ठीक है। संस्कृति, परंपरा और विरासत से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं, हम एक टॉपिक इस पर भी कवर करेंगे। धार्मिक आंदोलन क्या हुए हैं, राजस्थान के संत कौन है, लोक देवता कौन है। लोक देवताओं से स्पेशली सवाल आता है, ये पूछ लिया, जैसे एक बार पूछ लिया था गोगा जी कहाँ से है, ठीक है, गोगा जी का जन्म कहाँ से हुआ था, तो इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर्यटन स्थल है, सारे पर्यटन स्थलों का कहाँ से क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रमुख शख्सियतें और हस्तियाँ क्या थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ना है, ये पढ़ना है राजस्थान अध्ययन की किताब से। कोई कुछ भी कहे, इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। सबको पता है किताबें कहाँ मिलती है, नहीं पता हो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। राजस्थान अध्ययन की चारों किताबों को घोट के पी जाना है, जहाँ जहाँ इतिहास बताया हुआ है उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है उसमें, ठीक है। आरपीएससी भाई सरकार खुद की किताबों से पूछेगी ना, और उसमें सारे टॉपिक कवर्ड है, आप जाके देख लेना। ये पर्यटन स्थल तो उन्होंने मतलब 50 पर्यटन स्थलों की लिस्ट दे दी है। अब यार उससे आसान चीज़ तो आदमी आपके लिए क्या करेगा, ये है। दूसरी चीज़ इसमें क्या करनी है कि हमारे राजस्थान अध्ययन की जो सीरीज़ आएगी यूट्यूब पे डालेंगे, मज़े से पढ़ो, वीडियो देखो। कोई चीज़ टॉपिक पढ़ रखी है वापस देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, स्किप करो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। फास्ट स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो, अपने शॉर्ट नोट्स बने और उसके बाद में उसको रट्टा करो, पूरा पूरा रट लो। इतिहास रटने का ही विषय है, कुछ चीज़ें समझ आने की है जो समझा दूंगा, बाकी जितने भी तथ्य जरूरी है आपके हमारे वीडियो में, राजस्थान अध्ययन में जो चीज़ें मिस भी होगी होगी और कुछ अगर पूछ लेता है एक आधा सवाल तो उससे रिलेटेड हमारे वीडियो में मिल जाएगा। पर आपको राजस्थान अध्ययन से अधिक कुछ नहीं पढ़ना है। भारत का इतिहास मैंने आपको बताया, प्राचीन काल के अंदर ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, पर प्राचीन काल और मध्यकाल में क्या है, इनकी मुख्य विशेषताएं। लैंडमार्क के बारे में कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि भाई किसने क्या बनाया है, कौन सा युद्ध कब हुआ था, तो वो चीज़ें आ सकती है। कभी कभी कला, संस्कृति और साहित्य के बारे में बहुत इक्का दुक्का सवाल आया है, आगरा फोर्ट किसने बनाया था, तो ऐसे सवाल पूछ सकता है आपसे। कुछ राजवंशों के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। अब तक प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा है, परंतु एक जो धार्मिक रिलेटेड सवाल पूछा गया है कि नायनार कौन से धर्म के हैं, ये मिडिवल एरा से आता है, ये जो आपका मध्यकाल है उससे आता है। तो कुछ हम धर्म से रिलेटेड भी चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि वो धर्म को संस्कृति से रिलेटेड करके पूछ लेते हैं। तो एक आधा सवाल आया हुआ है, तो अब उन्होंने एक बार पूछ लिया है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं भाई, वरना बच्चे कहने लग जाएंगे कि अरे सर वो सवाल आया था और आपने पढ़ाया नहीं। आधुनिक काल का इतिहास कब से चालू होता है। अच्छा, पहले आपको ये बता देते हैं कि भाई मतलब हिस्ट्री का पीरियड क्या क्या है, ठीक है। समय शुरू हुआ उससे लेके 650 ईडी तक, ठीक है। 650 तक तो आप प्राचीन काल मानो, 650 से लेके 1750 तक आप लेके चलो आपका मध्यकाल, और फिर जो 1750 से लेके अब तक आपका आधुनिक काल चल रहा है। तो आधुनिक काल 1750, 1757 की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। उसके बाद में हम चलते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे इसके बारे में। फिर स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुआ था, किसकी क्या योगदानकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है। योगदानकर्ताओं से ही वो 3 सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर तो। और एक वो धार्मिक सुधारकों के नाम से सवाल पूछा जाता है, वो आंदोलन ही नहीं पूछते। पूछ लेंगे विवेकानंद, पूछ लेंगे आपको दयानंद सरस्वती, आपसे पूछ लेंगे आपका राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। फिर पुनर्गठन को थोड़ा पढ़ लेते हैं अभी, क्योंकि मतलब अभी पुनर्गठन के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है पुनर्गठन का एक आधा सवाल आ सकता है। राजस्थान, स्पेशली पुनर्गठन में राजस्थान का बड़ा योगदान था, क्योंकि मतलब राजस्थान में ही सब बहुत सारी रियासतें थी, तो इसलिए पुनर्गठन भी हम पढ़ेंगे। पर इसके ऊपर जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालना है। 3-4 सवालों के लिए मतलब बहुत ही अप्रत्याशित समय बर्बाद नहीं करना है। फिर अगला टॉपिक आपका ज्योग्राफी का पैटर्न देखते हैं। ज्योग्राफी के अंदर कहाँ से क्या पूछा जाता है। ज्योग्राफी के अंदर विश्व का भूगोल है,
भारत का भूगोल है और राजस्थान का भूगोल है। हर साल 15 सवाल तो आते ही हैं। 4, 5 और 3, 4 से 5 सवाल आपके पूछे जाते हैं विश्व भूगोल से, 4 के 5 सवाल आपके पूछे जाते हैं आपके इंडियन भूगोल से, और 6 सवाल के आसपास आपके पूछे जाते हैं राजस्थान भूगोल से। यहाँ पे आपको इक्वली आपका दिमाग लगाना है। लेकिन अब जो विश्व भूगोल भी कैसे पढ़ना है, उसमें भी आपको मतलब ये नहीं है कि दुनिया का पूरा पूरा मानचित्र रटने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बिंदुओं पर ही रहना है। भौतिक विशेषताएं, जो भौतिक विशेषताओं के लिए 11वीं की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसको पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें मेजर मेजर टॉपिक्स पढ़ लेना है। जब हम ज्योग्राफी चालू करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है। कुछ पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे हैं, उसके लिए हमारी क्लास देख लेना। वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पे फोकस रखना। करंट अफेयर्स में कुछ आ रहा है तो पढ़ो, वरना उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। इंटरनेशनल लैंडमार्क्स का एक मैप बेस्ड क्लास हम करेंगे, जिसके अंदर आपको जितने भी वाटरवेज है, जल मार्ग है आपके, ठीक है। अब जल मार्ग में ना मतलब घूम फिर के ये सुएज कैनाल पूछते हैं, ठीक है। इनके पास सुएज कैनाल के अलावा कोई प्रश्न ही नहीं है। 4 बार पूछ चुके हैं, चारों पेपर में सुएज कैनाल आया हुआ है, ठीक है। ये एक टॉपिक है जिससे सवाल जनरली पूछे जाते हैं, जो आपका है मुख्य औद्योगिक क्षेत्र। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस एरिया के अंदर क्या क्या होता है। तो इससे एक आधा सवाल आपको मिल जाता है, तो वो हम जरूर देखेंगे। अब इसके बाद में भारत का भूगोल। भारत में भी भौतिक विशेषताएं हमें देखना है, भौगोलिक विभाजन देखना है हमें भारत का। एक मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पे है, मैदानी क्षेत्र कहाँ पे है, आपका घाट कहाँ पे है, आपका मरुस्थल कहाँ पे है, ये आइडिया रहना चाहिए। भौगोलिक विभाजन रहना चाहिए, कौन से स्टेट्स पे क्या होता है। कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं पूछते हैं वैसे। खनिज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में पूछा जाता है। खनिज और उद्योग, ये दोनों मिक्स करके पूछे जाते हैं, और ये आपको हम पढ़ाएंगे, ये आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, तो ताकि आपको पता चले। राजस्थान के खनिज की तो हमारी सीरीज ऑलरेडी चल रही है, आप देख लेना, मैप बेस्ड है, टाइप करोगे उसमें जाके देखना। लो एस, टंगस्टन, सीसा जस्ता, सिल्वर तो पढ़ा दिया है। हर थोड़े दिन में 2-4 दिन में एक एक वीडियो, 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो आते हैं, तो आपका एक एक खनिज कवर होता रहे। तो वो वहाँ से भी देखना चालू कर लेना, अगर कोई बच्चा पढ़ने लग गया है, बहुत बढ़िया बात है। कौन से मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, अब इसमें सिर्फ जलमार्ग नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्ट में आपको वाटर यानी जल, आपको रेल भी देखनी पड़ेगी, आपको रोड भी देखनी पड़ेगी। रेल और रोड से सवाल भी पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें भी देखना है। जैसे अभी रोड मार्ग है, क्यों नहीं पूछेगा आपसे कि भाई वो दिल्ली से लेके बॉम्बे वाला चल रहा है, कौन से जिले तक बन गया है राजस्थान में, दौसा जिले तक, तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, आपको पता होना चाहिए। अभी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, ठीक है। तो उसको आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। मोदी जी आए थे दौसा के अंदर इनॉग्रेशन करने के लिए, तो वो एक कॉरिडोर है। और भी बात, जितने भी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर राजस्थान से स्पेशली निकलते हैं या इंडिया से भी निकलते हैं, राजस्थान वाले तो हमें पता ही होने चाहिए, और बाकी वालों को भी हमें थोड़ा थोड़ा देखना है। प्राकृतिक संसाधन कहाँ पे कौन सा ज़्यादा है, तो वो हमें देखना है। इन खनिजों से रिलेटेड ही है कुछ तो, और कुछ बाहर है, तो वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। पर्यावरण से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं, ये ओवरलैप करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी यही पूछता है, यहाँ पे भी यही पूछता है। एसिड रेन क्या हो गया आपका, आपका ये एक बार पूछ लिया था लंदन स्मॉग क्या है, तो वो विश्व से हो गया। लंदन स्मॉग कब हुआ था, पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे विश्व भूगोल का हो गया। इंडिया के अंदर आपसे पूछ लेगा एसिड रेन कहाँ कहाँ हुई है, जो आपका ये ग्रीन हाउस गैसेज है उनके बारे में आपसे सवाल पूछ लेगा। उसके बाद में हम चलते हैं ज्योग्राफी का, जो राजस्थान का सिलेबस है। राजस्थान के सिलेबस में भौतिक विशेषताएं और भौगोलिक विभाजन, आपको पता है राजस्थान के अंदर 5 विभाजन है। आपको मरुस्थल, आपको अर्ध शुष्क प्रदेश, फिर आपको मैदान, आपको अरावली, और आपको हड़ौती पठार। जो हड़ौती का आपका पठार है, इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। आपका भौगोलिक विभाजन है, 5 है। सबसे पहले मरुस्थल, उसके अंदर अर्धशुष्क, उसके बाद में आपका अरावली, फिर मैदान, और फिर हड़ौती का पठार। उसके अंदर भी मरुस्थल के अंदर भी टुकड़े हैं, अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर भी टुकड़े हैं, मैदान के अंदर भी अलग अलग चीज़ें हैं। अरावली के भी 3 भाग है, दक्षिण में ऊंचा होता है, उत्तर में जाके छोटा हो जाता है, कहाँ पे सबसे बड़ी पहाड़ियाँ मिलती है, ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। राजस्थान जी के तो अच्छे से टिप्स पे आना चाहिए, दूसरे एग्जाम में भी काम आएगा, इस एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं हर साल।
क्लाइमेट से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, कहाँ की जलवायु किस तरीके से है, किस तरीके से मानसून राजस्थान के अंदर आता है, किस तरीके से अरावली मानसून को प्रभावित करती है, राजस्थान के अंदर कम वर्षा होना, ज़्यादा वर्षा होना के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अभी जो बरसात हुई थी वो क्यों हुई थी भाई, भूमध्य सागर के अंदर जो पश्चिमी डिस्टर्बेंस हो रहा था तो उसकी वजह से हो रहा है, आपका भूमध्य सागर से जो उठ रहा है उस वो यहाँ पे आके बरस रहा है। अब जो वो अल नीनो जो है टॉपिक वो भी हम इसमें देख लेंगे कि राजस्थान से रिलेटेड कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, उससे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इस साल कह रहे हैं कि अल नीनो इफेक्ट हो सकता है, तो हम वो भी देखेंगे। वन्य जीव जैव विविधता, इसमें ये पूछ सकते हैं कितना परसेंटेज है आपका वन, इसमें प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, कुछ वन्य जीवों के बारे में पूछ सकते हैं। इतना इजी खेजड़ी जैसा सवाल तो पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। तो मतलब आसान सवाल पूछते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं ज्योग्राफी को, आपको ये पता होना चाहिए। सिंचाई योजना से हर साल एक सवाल पक्का आता है, कौन सी सिंचाई योजना कौन से जिले से है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो जो सिंचाई योजना जहाँ जहाँ आएगी इसको मैप बेस पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजस्थान की खदानें और खनिज, राजस्थान के अंदर जितने भी खनिज पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ उनकी माइंस है, सबसे बड़ी माइंस कौन सी है, राजस्थान किस में ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, किस में उसके पास प्राकृतिक रूप से ज़्यादा पाया जाता है परंतु प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टंगस्टन होता है, लेकिन जो उसका उत्पादन है सबसे ज़्यादा राजस्थान करता है, ठीक है। अब राजस्थान कैसे करता है कैसे नहीं करता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जनसंख्या से रिलेटेड सवाल, जो भी आपका सेंसस हुआ है, जो भी आपकी जनगणना हुई है, उस जनगणना से लेके सवाल पूछे जाते हैं, तो जनगणना पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जो आपके प्रमुख उद्योग है, औद्योगिक विकास की संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ कौन सा उद्योग है, तो वो आपको इसके अंदर कवर करना है। ये हो गया हमारा भाग 1, जिसके अंदर अब तक हमने ये देखा हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी, इसको कैसे किस तरीके से पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है और किस तरीके से किया हुआ है। इसकी पीडीएफ, जो कंप्लीट सिलेबस की जो पीडीएफ है, जब तीनों भाग कंप्लीट हो जाएंगे, हिंदी का सिलेबस और जो वो क्वेश्चन पेपर का जो टेबल है, वो सब कुछ डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको भाग 3 के वीडियो के अंदर दिख जाएगा। जो ये भाग 1 हो गया है, भाग 2 के अंदर जो आपका पार्ट 2 है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे हमारा पॉलिटी, राजनीति और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या देखेंगे बच्चों, इकोनॉमिक्स का इंडिया और जो राजस्थान का दोनों का जो सिलेबस है अर्थव्यवस्था का, वो भी देखेंगे। फिर तीसरा भाग आएगा, तीसरे भाग में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और आपका ये जो अंतिम है आपका क्या नाम है, जो आपकी रीजनिंग है, तार्किक और मानसिक क्षमता है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ रह गई थी, हिस्ट्री के लिए तो हमने बात कर ली थी कि प्राचीन और मध्यकाल के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा माथा फोड़ना है तो जाके एनसीईआरटी पढ़ लो। जो आपका राजस्थान अध्ययन की किताब है वो राजस्थान हिस्ट्री के लिए इनफ रहेगी। ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, दोनों के लिए एनसीईआरटी ठीक है, लेकिन मतलब उसमें बहुत डिटेल दिया हुआ है, आपको मतलब छांटना नहीं आएगा। तो मैं कहूँगा कि इसके लिए तो एटलीस्ट हमारी वीडियो ही फॉलो करो। और जो राजस्थान ज्योग्राफी है वो राजस्थान अध्ययन के अंदर बहुत अच्छे से बताई हुई है, तो मैं तो खुद राजस्थान अध्ययन ही पढ़ाऊँगा आपको। मतलब कोई एक्सपेक्टेशन लेके ही मत आना कि सर आप हमें दूसरी किताब से पढ़ाओ, वो किताब बढ़िया आती है, वो किताब बढ़िया आती है। मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं राजस्थान अध्ययन से ही राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है एक भी सवाल बाहर से आज तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो इसके साथ मिलते हैं हम भाग 2 के अंदर।